वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद लव। तो आज हम जिस पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट 2 ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट द वीडियो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन लाइक बटन एंड डू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट माय वीडियो। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Federal Constitution. In federal setup, there is a two tiers of government with well assigned powers and functions. फेडरल सेटअप के अंदर जो होता है वो टू टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब कि वहाँ पे दो गवर्नमेंट वर्क करती है, एक तो सेंटर में होती है और स्टेट में होती है। इन दिस सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूनिट्स act within a well-defined sphere, coordinate and at the same time act independently. मतलब ये जो दो गवर्नमेंट होती हैं, एक जो सेंटर पे होती है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हर स्टेट की अलग अलग होती है, वो सारी अपने अपने स्पेयर में इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे का कोऑर्डिनेट भी करती हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं कि जितनी भी नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी नीड्स हैं या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस गेन करने वाले टॉपिक्स हैं, उन सबको हमने यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में दे रखा है, और जितनी भी लोकल इंपॉर्टेंस के प्रोविजंस बनते हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में होते हैं। द फेडरल पॉलिटी इन अदर वर्ड्स प्रोवाइड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस फॉर ब्रिंगिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन नेशनल गोल। बहुत ही प्यारी बात है कि डाइवर्सिटी के अंदर हमें यूनिटी देखने को मिलती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के दो गवर्नमेंट आके साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं और कैसे ग्रोथ अचीव करती हैं, ये हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ये उन कंट्रीज़ में से हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर वर्क करती हैं और ग्रोथ अचीव कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर फेडरल गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन प्रोविजंस में देखने को मिलते हैं या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। लेट अस see. First of all, it is the written constitution. The Indian Constitution is a written document containing 395 articles and 12 schedules and therefore fulfills the basic requirement of federal government. जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स भी हैं। ये इस बात का प्रूफ देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी नेचर से वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर में आता है, जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट होने का बेसिक रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट एलैबोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इस बारे में बात करी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसे एलैबोरेट करके दिया गया है और उसके अंदर सब कुछ डिफाइन करा गया है। आखिर एक कंट्री को गवर्न करने के लिए कैसे गवर्न करा जाएगा, एग्जीक्यूटिव पावर्स इसके हाथ में है, लेजिस्लेटिव पावर इसके हाथ में, जुडिशियल पावर्स इसके हाथ में, ये सब एलैबोरेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट या जो सेंट्रलाइज्ड या सिंगल सेंट्रल एजेंसी होती है वो सुप्रीम होती है, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम होती है। सुप्रीम होता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो सुप्रीम एंड नॉट द हैंडमेड ऑफ ईदर सेंटर और स्टेट। जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम माना जाता है पूरी कंट्री के अंदर, ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बना सकती है, इसके अंदर चेंजेस ला सकती है अपने बेसिस पे, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द फेडरल यूनिट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द यूनियन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड. It means the powers agreed upon between center and the states cannot be changed according to the whims and fancies of the center. फेडरल नेचर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि उसमें जो चेंजिंग पावर्स होती हैं या फिर पास, जैसे कि हमने यूनिटरी के टाइम में पढ़ा था, फ्लेक्सिबल इन नेचर, यहाँ पर रिजिड होता है नेचर। यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रोविजन में चेंजेस लाने हैं तो उसका प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग और लेंदी होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कई बार स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये डिफाइन करता है फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर भी हमें अगर कोई प्रोविजन चेंज करना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की मेजॉरिटी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी लग जाती है कई बार। और किसी भी प्रोविजन को सेंटर के हिसाब से चेंज नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट
यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है कि वहाँ पे सेंटर के पास एडवांटेज होता है, वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से प्रोविजन चेंज करते रहे सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन यहाँ वो जस्ट अपोजिट होता है, सेंटर के पास ये पावर होती ही नहीं है, सेंटर या स्टेट किसी के पास पावर नहीं होती, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनिटरी के अंदर नो डिवीजन ऑफ पावर होता है, जस्ट उसके अपोजिट फेडरल के अंदर डिवीजन्स होता है पावर का। पावर जो है स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड कर दी जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नेशनल इंपॉर्टेंस की जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं, और जितने भी लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं वो स्टेट के पास होते हैं। फिफ्थ, ड्यूअल सिटीजनशिप, यहाँ पर जो सिटीजन होते हैं वो ड्यूअल सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं, जैसे कि वो तो यूनियन के सिटीजन तो होते ही हैं, उसके साथ साथ वो स्टेट जिसमें वो रह रहे हैं वहाँ के भी सिटीजन माने जाते हैं। ये कुछ फीचर्स है फेडरल गवर्नमेंट के। इससे पहले हमने यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स पढ़े और उनके प्रोविजंस के, हमने देखा कि आखिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस कैसे रिलेट कर पाते हैं। अब हम इनसे जुड़ी एक केस स्टडी पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 का एक केस है, जो कि हमारा नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इस केस को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस केस के मेन फैक्ट यही थे कि वेस्ट बंगाल स्टेट के कुछ पार्ट थे जो यूनियन गवर्नमेंट अपने अंदर एक्वायर करना चाहती थी और जिनको अपने अंडर लेना चाहती थी, पर वेस्ट बंगाल इससे एग्री नहीं करी और उसको ये चीज़ मंजूर नहीं थी। तो वेस्ट बंगाल ने इश्यूज रेज करे और इस केस के अंदर दो मेन इश्यूज जो डिस्कस हुए थे, वो पहला ये था कि क्या पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये किसी भी यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट के लैंड प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके। और दूसरा इशू ये रेज किया गया था, क्या एक स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सोवरेन स्टेट है कि नहीं। तो इसका जो जजमेंट आया था वो जजमेंट ये था कि पहली बात तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही प्योरली फेडरल है ना ही प्योरली यूनिटरी है, इसलिए कोई भी स्टेट सोवरेन स्टेट नहीं है। और दूसरी बात ये कही गई थी, यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट की किसी भी पार्ट या लैंड को एक्वायर कर सके। सो नाउ लेट अस कम टू द कंक्लूजन, आखिर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है क्या। तो हमने यूनिटरी फीचर्स भी पढ़े और फेडरल फीचर्स भी पढ़े, दोनों को देखा कि हमारे प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो दोनों फेडरल और यूनिटरी नेचर के पाए जाते हैं। तो इससे एक व्यू पॉइंट तो क्लियर हो गया दैट इन ईच फेडरल फीचर देयर वाज एन एक्सट्रीम सेंट्रलाइजिंग पावर विच इज़ एग्जिस्टिंग, मतलब कि हर फेडरल फीचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेंट्रलाइजिंग पावर है। In this way, it could not be wrong to conclude that Constitution of India is federal in structure and unitary in soul. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रक्चर से तो फेडरल लगता है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन सोल से वो यूनिटरी भी है, क्योंकि कई बार यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, इसीलिए हम इसे क्वासी फेडरल इन नेचर कहते हैं। मतलब कि इट कंटेन्स मोर unitary features than federal. So this is it, the video of nature of the constitution. I hope you like this video, and if you have any queries, do let me know in comments.